हेलो एवरीवन, सीक्रेट रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं एक चीनी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं। फिल्म का नाम द रिवेंज ऑफ प्लांट है। तो चलिए फिल्म को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म किंगशान विश्वविद्यालय से शुरू होती है। प्रोफेसर हुओ यूचुन और उनके सहायक जेंग वेन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक कक्षा पढ़ा रहे हैं। छात्र बाद में नोट्स को पढ़ने के लिए बोर्ड की तस्वीरें लेते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम लुओ के है, बोर्ड की तस्वीरें बजाय जेंग वेन की तस्वीर लेती है। वो उसे तब से प्यार कर रही है जब वह नए नए आए थे, लेकिन उसे कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। लुओ के की सबसे अच्छी दोस्त लिली ने उसे एक नए व्यक्ति के शव की तस्वीर दिखाई जो उस सुबह उनके कॉलेज में मिली थी। वे इसे अफवाह मानकर अनदेखा करते हैं और क्लास जारी रखते हैं। कहीं और रहस्यमय तरीके से मरने वाले छात्र की पुलिस तस्वीरें खींचती है। उसका शरीर लगभग हरा हो गया है, मानो उसे कोई नशा हो गया हो। जब हर कोई क्लास छोड़ देता है तो लुओ के जेंग वेन को एक पौधा देती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। जेंग वेन हालांकि उसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह उसकी छात्रा है। लुओ के लिली को अपनी निराशा व्यक्त करती है और कहती है कि पहले किसी ने उसे अस्वीकार नहीं किया था। उसकी सहेली ने सुझाव दिया कि वह इसे जाने दें और रेडियो पर बज रहे एक गाने पर वे नाचे। जेंग वेन उन्हें नाचते हुए देखती है और अपने आप मुस्कुराती है। उसके बाद लुओ के का सहपाठी, जो उससे प्यार करता है, फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आता है। लिली उन्हें अकेला छोड़ देती है और अपने छात्रावास के कमरे में चली जाती है। उसे हैरानी हुई कि उसका चेहरा उभरते हुए पौधे की तरह दिखने वाले हरे रंग के दाने से ढका हुआ है। वह जल्दी से उन्हें मेकअप से ढक लेता है। लुओ के ने लड़के को अस्वीकार कर दिया और डॉर्म रूम में चली गई। इस बीच जेंग वेन और प्रोफेसर हुओ यूचुन प्रोफेसर के ऑफिस में हैं। प्रोफेसर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वह चमकती जड़ों वाला एक अजीब पौधा निकालता है और उसमें से निकाले गए तरल को जेंग वेन के शरीर में इंजेक्ट करता है। वह यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या जेंग वेन का शरीर उसके अंदर पौधे के बढ़ने के लिए उपयुक्त है, लेकिन मैच 0% निकलता है। प्रोफेसर प्लांट छोड़ देता है और जेंग वेन अपने कार्यालय में चला जाता है और गायब हो जाता है। डॉर्म रूम में वापस लुओ के ने लिली को अजीब अभिनय करते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। लिली अपना चेहरा नहीं दिखाती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। लुओ के उसे परेशान नहीं करती और जेंग वेन की एक तस्वीर पेंट करना शुरू कर देती है। उनकी खिड़की से जेंग वेन की बालकनी दिखाई देती है जो लुओ के को पेंटिंग के लिए प्रेरणा देती है। हॉस्टल में कहीं और नहाते हुए एक लड़की कूदती है। उसके ऊपर एक रेंगने वाला पौधा धीरे धीरे शॉवर हेड को ढक देता है। जब वह इसे देखती है तो पानी हरा हो जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। लुओ के पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद वह इसे जेंग वेन को देने का फैसला करती है, लेकिन जब वह उसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो कोई जवाब नहीं देता। तभी शू मनलो नाम की एक महिला उसके पास आती है और चटाई के नीचे से एक चाबी निकालती है। वह दरवाजा खोलती है और उसे अंदर रुकने के लिए कहती है। ठीक उसी समय जेंग वेन प्रोफेसर के केबिन में जाग जाते हैं। वह उलझन में है कि वह क्यों सो गया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वह पौधा लेकर अपने कमरे में लौट जाता है। जैसे ही लड़कियां प्रतीक्षा करती हैं, शू मनलो ने खुलासा किया कि वह जेंग वेन की पूर्व प्रेमिका है और वे एक साथ विश्वविद्यालय में थे। लुओ के को जलन होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। शू मनलो थोड़ी देर बाद निकल जाती है और लुओ के से जेंग वेन को यह बताने के लिए कहती है कि वो यहाँ आई थी। उसके जाने के बाद लुओ के जेंग वेन के सामान को देखती है और उसके कंप्यूटर के लिए अलग अलग पासवर्ड डालती है। इसके तुरंत बाद वह आता है और उसे कमरे के अंदर देखकर चौंक जाता है। लुओ के उसे बताती है कि वह अंदर कैसे आई और उससे पूछती है कि उसकी जन्मतिथि उसके कंप्यूटर का पासवर्ड क्यों है। जेंग वेन नहीं जानने का नाटक करता है कि वह किस बारे में बात कर रही है, इसलिए लुओ के उसे अपने कंप्यूटर पर उसकी और लिली की एक तस्वीर भी दिखाती है। वो उसे अपनी बालकनी में ले जाती है और उसे वह पौधे दिखाती है जो उसने उसे सालों से दिए हुए हैं। जेंग वेन फिर शू मनलो को लाता है और बताता है कि कैसे वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसे एक विदेशी कंपनी में काम करने का प्रस्ताव मिला और उसने उसे छोड़ दिया। लुओ के अपनी ईर्ष्या को छिपाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। वह उससे दूर भागती है, लेकिन जेंग वेन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह भी उसे पसंद करता है, लेकिन वे शिक्षक और छात्र हैं। उसने सोचा कि रिश्ता उचित नहीं होगा। लुओ के ने सुझाव दिया कि वे स्नातक होने के बाद डेट करेंगे और जेंग वेन मान जाता है। वो उसे वह पौधा देता है जो उसने प्रोफेसर के कार्यालय से वादे के प्रतीक के रूप में प्राप्त किया था। अपने कमरे में लौटने के बाद लुओ के पौधे को पानी देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पत्तियों ने उसकी उंगली काट दी। वह लिली से बात करते हुए बस उस पर एक बैंडेड लगा देती है। जब उसकी सहेली जवाब नहीं देती है तो वो मानती है कि वो जल्दी सो गई और खुद सो जाती है।
अंधेरे में पौधे की जड़ें चमकने लगती हैं। इसकी शाखाएं फर्श पर रेंगती हैं और लोके के बिस्तर पर कब्जा कर लेती हैं। इस प्रक्रिया में उसका गला दबा देती हैं। लोके को यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर उसने देखा कि लिली के बिस्तर से हरे रंग का तरल टपक रहा है। वह ध्यान से पर्दे हटाती है और लिली के मृत शरीर को देखती है। उसकी पीठ ने उससे पौधे उगाना शुरू कर दिया था। यह नजारा लोके को डर से चीखने पर मजबूर कर देता है। जल्द ही खबर चारों ओर फैल जाती है और पुलिस को जांच के लिए बुलाया जाता है। जेंग वेन को घटना के बारे में पता चलता है और लोके ठीक है या नहीं यह देखने के लिए दौड़ता है। पुलिस अधिकारी जेंग वेन को लिली के शरीर में पाया जाने वाला एक पौधा दिखाता है और उससे विशेषज्ञ की सलाह मांगता है। जेंग वेन भ्रमित है क्योंकि पौधा एक जिम्नोस्पर्म की तरह दिखता है, लेकिन उसकी एक तरह की जड़ है जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। पुलिस के जाने का इंतजार करते हुए लोगों की भीड़ में शू मनलुओ को देखती है। जेंग वेन फिर उसे कुछ खिलाने के लिए कैंटीन में ले जाता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तभी यह घोषणा की जाती है कि कुछ छात्रों में पाए गए वायरस के कारण विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सभी छात्रों और शिक्षकों को बिना अनुमति के विश्वविद्यालय नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। जब लोके और जेंग वेन इमारत से बाहर निकलते हैं तो लोके को यह भ्रम होता है कि पौधे विश्वविद्यालय पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वास्तविकता में वापस आ जाती हैं। कैफेटेरिया में वे प्रोफेसर हुओ के लापता होने की खबर सुनते हैं। उन पर अपने छात्रों को एक घातक वायरस से परिचित कराकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने का आरोप है। लोके को याद है कि लिली का एक प्रेमी है जिसे उसने एच कहा था, वो उसे ट्यूशन के लिए पैसों की मदद की थी। वह मानती है कि एच को उसकी मौत के साथ कुछ करना था। फिर वह वॉशरूम जाती है जहां उसकी उंगली से बैंडेड यह दर्शाता है कि कट से एक पौधा उगना शुरू हो गया है। वह घबराती है और उसे बाहर निकालती है। पीपीई सेट और फेस मास्क में एक आदमी उसके और जेंग वेन के पास जाता है और उन्हें परीक्षण और कीटाणुरहित करने के लिए जल्द से जल्द व्यायामशाला जाने के लिए कहता है। पूरे विश्वविद्यालय में एक घोषणा की जाती है जिसमें सभी को व्यायामशाला में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। पुलिसकर्मी जहर का मास्क पहनकर परिसर को घेर लेते हैं, जिससे छात्र और भी डर जाते हैं। व्यायामशाला के रास्ते में वे शू मनलुओ से मिलते हैं जो बताती है कि वह एक संक्रमण पेशेवर है जिसे संक्रमण के मामलों की जांच के लिए बुलाया गया है। वह एक करोड़पति दवा कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है और सिंथेटिक जीन पुनर्गठन अनुसंधान परियोजना के लिए प्रोफेसर हुओ के साथ मिलकर काम कर रही है। उसने पाया कि प्रोफेसर के प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान नैतिकता से भटक गए हैं। उन्होंने हानिकारक वायरस बनाने के लिए पशु आनुवंशिकी और पादप आनुवंशिकी को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। जब उसने उससे सामना किया तो उसने उसे मना कर दिया और प्रयोगों को नहीं रोका। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छात्रों को परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे वायरस का प्रकोप हुआ। जैसे ही शू मनलुओ और जेंग वेन प्रयोगों के बारे में बात करते हैं, लोके ने देखा कि उसकी नसें हरी हो रही हैं। उसने दर्ज किया कि वह वायरस से संक्रमित हो गई है और छिपने के लिए भाग जाती है। कुछ सेकंड के बाद जेंग वेन ने नोटिस किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच जिस लड़की पर पहले पौधों ने हमला किया था उसे अधिकारियों ने संक्रमित होने से रोक दिया है। उसे चिकित्सा सहायता दी जाती है, लेकिन वायरस अंततः उसे मार देता है। जेंग वेन अपने कमरे में जाता है और लोके को वहां पाता है। वह उसे दूर रहने के लिए कहती है और उसे संक्रमित हाथ दिखाती है। उसने यह भी देखा कि उसका चेहरा हरा चमक रहा है। लोके फिर लिली के माइस्पेस को खोलती है और उन नोट्स को पढ़ती है जो वह हर दिन लिखती थी। नोट में एच नाम के एक शख्स का जिक्र है जो उसे अपने घर ले जाता था जहां से लाइट हाउस का नजारा दिखता था। वह उस पौधे के बारे में भी बात करती है जो एच ने उसे उपहार के रूप में दिया था। वो जानते हैं कि एच कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर हुओ हैं। तभी पीपीई सूट में कुछ पुरुष हॉल को कीटाणुरहित करने के लिए दौड़ में आते हैं। वे कमरे के अंदर अभी भी किसी को भी बाहर आने के लिए कहते हैं। जेंग वेन और लोके डरे हुए हैं कि अगर उन्हें पता चलता है कि लोके संक्रमित है तो वे उसे अपने प्रयोगों का परीक्षण विषय बना देंगे। इसलिए वे पुरुषों के जाने तक छिपने का फैसला करते हैं। हालांकि लोके गलती से एक गिलास पानी गिरा देती है और अपनी मौजूदगी छोड़ देती है। पुरुष उन दोनों को परखने के लिए व्यायामशाला ले जाते हैं। यह पता लगाने के बाद कि लोके संक्रमित है, वे उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करते हैं और उसे ले जाते हैं। बाद में अधिकारियों के एक समूह ने वायरस के बारे में शू मनलुओ से पूछताछ की। वह उन्हें बताती हैं कि यह वायरस इंसान के दिमाग और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह संक्रामक नहीं है और केवल संक्रमित पौधे के सीधे संपर्क से ही फैल सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इसका मतलब संक्रमण के मामले जहर से मिलते जुलते हैं और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। शू मनलुओ के अनुसार लोके आनुवंशिकी वायरस के एक चर के एक नए रूप को जन्म देने के लिए बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है, भले ही यह संक्रामक न हो। पुरुष उसकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे लॉकडाउन हटाने जा रहे हैं। बाहर जेंग वेन शू मनलुओ से मिलता है और दोनों उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जिसके बारे में लिली ने अपनी पत्रिका में बात की थी। वे मानते हैं कि वह स्थान प्रोफेसर की प्रयोगशाला है जहां वे छात्रों पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अंत में घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इसे पौधों ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रोफेसर कुर्सी पर बेसुध बैठे हैं।
जब दोनों उसके पास आते हैं तो उसकी पीठ से एक विशाल वीनस फ्लाई ट्रैप निकलता है और उन्हें लगभग मार ही डालता है। शुमांदो ने पौधे को आग लगा दी और उसके बगल में मौजूद प्रोफेसर को मार डाला। फिर वो प्रोफेसर के कंप्यूटर के माध्यम से जाती है और पता लगाती है कि अगर वायरस की बढ़ती स्थिति किसी के आनुवंशिकी के साथ 100% मेल खाती है तो यह एक कभी न मरने वाले पौधे को जन्म देगी जो कि एक घातीय दर से बढ़ेगी और शहरों को कवर कर सकती है और देश को भी। इसी तरह यदि 0% आनुवंशिकी मेल खाती है तो व्यक्ति पूरी तरह से वायरस से प्रतिरक्षित होगा। फिल्म की शुरुआत में जेंग वेन की आनुवंशिकी 0% से मेल खाती थी, यह बताते हुए कि वह संक्रमित नहीं हुआ है, भले ही प्रोफेसर ने उसे सीधे वायरस का इंजेक्शन लगाया था। शुमांदो कंप्यूटर से डेटा पुनर्प्राप्त करने की कोशिश करती है ताकि वह उस कंपनी को वापस भेज सके जिसके लिए वह काम करती है। जेंग वेन इसके खिलाफ है क्योंकि प्रयोग के कारण बहुत से लोग मारे गए हैं और जानकारी से और लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। जब वह उसे रोकता है तो शुमांदो उस पर पेपर स्प्रे से हमला करती है, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती वीनस फ्लाई ट्रैप से एक शाखा निकलती है और उसे मार देती है। वापस व्यायामशाला में हम देखते हैं कि लोगों के आनुवंशिकी वायरस के विकास के लिए 100% उपयुक्त है। जैसा कि प्रोफेसर ने भविष्यवाणी की थी, वह अपने शरीर से एक कभी न खत्म होने वाला घना क्रॉलर पौधा उगाना शुरू कर देती है और व्यायामशाला को अपने कब्जे में ले लेती है। उसकी मदद करने वाले चिकित्सा पेशेवर भी इस प्रक्रिया में मारे जाते हैं। जब जेंग वेन विश्वविद्यालय लौटता है तो वह सभी को मृत पाता है, लेकिन लोके कहीं नहीं मिलती। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर को प्लांट ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के कई महीने बाद जेंग वेन लोके की तलाश में विश्वविद्यालय लौट आया। उसने कक्षा की दीवार पर उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को नोटिस किया। आखिरी दृश्य में जेंग वेन पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है, शायद इसलिए कि उसने लोके को देखा था। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन चालू करना भूल मत जाना। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।